कई दिनों से लगातार आपके कानों में बिल्किस बानो नाम का एक शब्द पड़ रहा होगा। बिल्किस बानो है कौन, उनके साथ हुआ क्या था, सब चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। सारे घटनाक्रम को हम आपको बताएंगे कि 2002 से 2022 तक की क्या घटनाक्रम थे, क्या उनके कोर्ट केस थे और उनके साथ किस प्रकार की दरिंदगी की गई थी। सारी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो 11 आरोपी रिहा किए गए थे गुजरात सरकार के द्वारा, उनके आरोप को फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तरह से कहेंगे कि उन्हें फिर से जेल भेजने का काम किया है और उन्हें जल्द से जल्द सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है। तो उस सुप्रीम कोर्ट की चर्चा को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिल्किस बानो कौन थी और क्या था मामला, क्या उनके साथ हुआ था। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो यूपीएससी करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप सिर्फ न्यूज जानना चाहते हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% प्रामाणिक खबरें आपको मिलती हैं। अब आपको हम पूरी कहानी बताते हैं बिल्किस बानो के साथ हुआ क्या था। घटनाक्रम अयोध्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के इतिहास का वो काला समय था जब 2002 में गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। सांप्रदायिक दंगों का मतलब होता है दो समुदायों में हुआ दंगा, यानी कि हिंदू और मुसलमान समुदाय में। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से राम भक्तों की टोली वापस लौट रही थी। साबरमती लौट रही कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में आग लगा दी जाती है और इसमें कई दर्जन लोगों के मरने की खबर आती है और इसमें 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कार सेवकों से भरी इस ट्रेन में आग लगने से जब लोगों की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय के बताते हुए कहा गया कि ट्रेन में आग मुसलमानों ने लगाई थी। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। मुस्लिम समुदाय का खुलेआम कत्ल किया जाने लगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की गई थी, जबकि असल संख्या इससे बहुत अधिक बताई जाती है। गुजरात भयानक दंगे की चपेट में था। घरों में आग, लूटपाट, कत्ल और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की बातें निकल के सामने आती हैं। बिल्किस बानो गुजरात के दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव की रहने वाली हैं। गुजरात में शुरू हुए दंगों के समय बिल्किस अपने पूरे परिवार के साथ गांव में मौजूद थे। अपने गांव में दंगों की भयानक स्थिति को देखते हुए बिल्किस ने गांव से भागने का फैसला किया। बिल्किस दंगों की आग से बचने के लिए परिवार के साथ गांव से निकल गई। बिल्किस बानो परिवार के साथ छिपते छिपाते 3 मार्च 2002 के दिन छप्परवाड़ गांव पहुंची और दंगाइयों को देख परिवार के साथ जान बचाने के लिए वहां के खेतों में छिप गए। भीड़ ने बिल्किस के परिवार को जैसे ही देखा तो सब टूट पड़े। इस घटना को लेकर दायर की गई चार्जशीट में बताया गया है कि लगभग 30 से 40 लोगों ने हथियार के साथ खेत में छिपी बिल्किस बानो और उसके परिवार पर हमला कर दिया। हालांकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताई जाती हैं कि बिल्किस पहले बिल्किस का परिवार जो था और साथ में कुछ और लोग थे, वो किसी मुखिया के घर जाते हैं, फिर वहाँ पर मुखिया नहीं होता है, उनका नौकर होता है और ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर उस घर पर हमला होता है। वहाँ पे और भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनमें एक ऐसी औरत होती है जो कभी भी बच्चा जन्म दे सकती थी और बिल्किस बानो इनका जो गर्भ था कुछ महीनों का था और एक महिला का गर्भ जो था कि तुरंत कभी भी बच्चा हो सकता था। ऐसी भी घटनाएं होती हैं और उसके बाद ये सारी घटनाएं निकल के आती हैं। तो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग इसके बारे में डिटेल मिलेंगे। तो आपको हम एक ही डिटेल पर ले जाएंगे जिससे कि आप भ्रमित ना हो पाएँ। और भी अगर कोई कहानियाँ इससे जुड़ी हुई बता रहा है तो उनमें भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये दंगा का माहौल था और इसमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स में विभिन्न चीज़ें बताई जाती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। जो चार्जशीट दायर की गई है इसमें बताया गया है कि दंगाइयों की भीड़ ने बिल्किस समेत 4 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। दंगाइयों ने 17 मुस्लिमों में से 7 का दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया। मारे गए सभी लोग बिल्किस के परिवार के थे। मारे गए लोगों में बिल्किस बानो की बेटी भी थी। बिल्किस बानो इस घटना के बाद 3 घंटों तक बेहोश पड़ी रहीं। जब उनको होश आया तब उनके तन पर कपड़ा नहीं था। परिवार के लोगों के शव पड़े हुए थे। बिल्किस को एक आदिवासी महिला ने कपड़े दिए और फिर बिल्किस एक होम गार्ड की मदद से इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के लिए लिमखेड़ा थाने गई। शिकायत दर्ज कर ली गई, लेकिन बाद में अपराधियों को बचाने के आरोप में शिकायत दर्ज करने वाले कांस्टेबल सोमा भाई 3 साल की सजा सुनाई गई। बिल्किस बानो गोधरा को
बानो को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचा दिया गया। उनकी मेडिकल जांच कराई गई। फिर जब बिल्किस का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश सुनाया था। इस मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सीबीआई को नए सिरे से जांच का आदेश दिया। फिर बाद में सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया, जिनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर शामिल थे। इन लोगों पर अभियुक्तों को बचाने और सबूत को मिटाने और छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इस ढंग से बनाया था कि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने दोबारा से शवों को कब्रों से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाया। सीबीआई ने बताया कि मारे गए लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान नहीं की जा सके। देश और दुनिया भर की मीडिया में बिल्किस का मामला चर्चा का विषय बन चुका था। बिल्किस ने कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू किया, साथ ही साथ राजनीतिक मामला भी ये बन चुका था। उनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन धमकियों से परेशान बिल्किस को कम से कम 20 बार अपना घर बदलना पड़ा। इंसाफ में देरी और धमकियों से डर बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में केस को गुजरात के बाहर करने की अपील की। बाद में केस आगे की सुनवाई के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। बिल्किस बानो केस में सबसे अहम मोड़ आया सन 2008 में, जब सीबीआई की विशेष अदालत में गर्भवती महिला के रेप हत्या के जुर्म में 11 लोगों को दोषी करार दिया। 7 को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया, जबकि एक आरोपी की सुनवाई के समय मौत हो गई थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिल्किस बानो के बलात्कार जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोढ़िया ने किया था। अन्य लोगों ने परिवार के सदस्यों की हत्या को अंजाम दिया। फिर मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए, घर और एक सरकारी नौकरी मुआवजे के रूप में दिए जाने के आदेश दिए। गुजरात सरकार के वकील ने कोर्ट में इसका विरोध कर इस मुआवजे को बहुत अधिक बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। गुजरात सरकार ने बिल्किस को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। साल 2022 15 अगस्त के रोज बिल्किस बानो मामला फिर चर्चा में आ गया। गुजरात की गोधरा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को इस दिन रिहा कर दिया गया। ये सभी अपराधी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। रिहाई के बाद अपराधियों का हर तरफ फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गोधरा जेल के बाद उनका माला डालकर, जेल से बाहर निकलने के बाद माला डालकर उनका सम्मान भी किया गया। बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों में से एक दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका डाली थी, जिसके बाद अदालत से गुजरात सरकार ने इस पर फैसला लेने को कहा था। सरकार ने इस मामले को देखने के लिए कमेटी गठित कर दी थी। कमेटी ने माफ़ी याचिका स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बार फैसला 2024 में सुनाया है। संविधान ने राज्य संस्था को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनकी मदद से वे कैदियों को बाहर निकाल सकते हैं। राज्य सरकार के पास भी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 432 के तहत उनका सजा माफ करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के करीबी अदालत से सजा पाए दोषियों की सजा को कम करने, माफ करने और सजा करने की शक्ति भी है। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी की धारा 432 के तहत उपयुक्त सरकार किसी अपराधी की पूरी सजा निलंबित कर सकती है या उसका कुछ हिस्सा माफ कर सकती है। इसी का इस्तेमाल करके गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के केस के दोषियों को रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 432 के उस प्रावधान की तरफ ध्यान दिलाया जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त सरकार जल्द रिहाई के आवेदन पर उस जज से राय जरूर लेगी जिसने केस का ट्रायल किया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, कानून बनाने वालों की मंशा थी कि उपयुक्त सरकार वही होगी जिस राज्य में दोषी का ट्रायल चला और सजा हुई। यहाँ जो सजा वाली जगह है वहाँ पर अपराध नहीं हुआ था। दोषियों ने अपराध गुजरात में किया था। अहमदाबाद में ट्रायल शुरू होते ही बिल्किस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केस अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफ़र करने की अपील की। अगस्त 2004 में केस मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत में वहीं इन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, सिर्फ इस शॉर्ट ग्राउंड पर ही दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द करना होगा। गुजरात सरकार इस फैसले के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भी यह कहा
कि गुजरात सरकार को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर सजा माफ़ी पर विचार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दोषियों के फैक्ट छिपाने और फ्रॉड की वजह से दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को कहा कि 22 मई 2022 का फैसला निरर्थक था क्योंकि वो धोखाधड़ी और पेर इग्जूरियम के सिद्धांत से प्रभावित था। पेर इग्जूरियम के सिद्धांत के मुताबिक जब सही संदर्भ और तथ्यों के बिना कोई फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने दोषियों में से एक राधेश्याम शाह की याचिका खारिज कर दी थी और सजा में छूट के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास जाने को कहा था। दोषी ने महाराष्ट्र सरकार के पास सजा माफ़ी का आवेदन दिया। ट्रायल करने वाले जज और महाराष्ट्र के डीजीपी ने इस पर अपना ओपिनियन भी दिया था। इसी दौरान दोषी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रीट पिटीशन दायर कर दिया। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका तभी लगाई जा सकती है जब किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो। इस पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन करने वाले सारे फैक्ट्स छुपा लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी ने इस कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए मई 2022 का आदेश फ्रॉड की वजह से लिया गया था और निरर्थक है। दोषियों को रिहा करने में कानून का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने सख्तियां न होते हुए भी उनका इस्तेमाल और दुरुपयोग किया। इस आधार पर भी रिमिशन ऑर्डर यानी समय से पहले रिहाई का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया। अब आगे क्या हो सकता है इसकी अगर हम बात करें तो सभी 11 दोषी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि वो अपने किसी भी पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही किसी आदेश पर पुनर्विचार करके उसको बदल सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कोई और कोर्ट चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है। पुनर्विचार याचिका 30 दिनों के अंदर और फैसला सुनाने वाली बेंच के सामने दायर होनी चाहिए। जेल में कुछ समय गुजारने के बाद दोषी फिर से रिमिशन यानी सजा में रियायत का आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस बार उन्हें महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में प्रोसीजर पर सवाल उठाया है। ऐसे में अगर दोषी वापस महाराष्ट्र सरकार के पास रिमिशन का आवेदन देते हैं तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। तो ये रहा पूरा बिल्किस बानो का मामला जिसको हमने डिटेल में लेने की कोशिश की और जो फैक्ट थे उनको हमने यहाँ पर लिया और इस प्रकार से एक दंगे ने किस प्रकार से ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचाया है। कौन सही था कौन गलत था ये तो आज तक नहीं पता चल सका। अगर सही गलत की बात करें तो अयोध्या से आ रही राम भक्तों की टोली को ट्रेन की बोगियों में आग लगा देना और 59 लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद दंगा भड़कना और उसके बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की महिलाओं को साथ बलात्कार करना, बच्चों को मारना और हज़ारों लोगों की हत्याएं, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर कहा जाएगा, सामाजिक फेलियर कहा जाएगा और दो समुदायों के बीच में वैमनस्यता जो बढ़ रही है उसका नज़रिया हो सकता है, धार्मिक पक्ष भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स, इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा क्योंकि दंगा होगा तो बाज़ार बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, सामाजिक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो पूरी चीज़ें हमने आपको डिटेल में समझाई। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके UPSC करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।